हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अपर्णा चतुर्वेदी है। मैं आपको BLED 3rd में स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले स्कूल प्लानिंग और मैनेजमेंट के फर्स्ट यूनिट में है आपका स्कूल प्लानिंग मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेप ऑफ स्कूल प्लानिंग। सेकंड में है इंस्पेक्शन एंड सुपरविज़न। इसमें भी कॉन्सेप्ट डिफरेंस टेक्निक स्कोप क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र। थर्ड आपका है टॉपिक स्कूल डिसिप्लिन, जिसमें भी इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स फैक्टर्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। हम इसको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके क्या है सारे क्वेश्चंस कवर होते चले, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो उसमें ये होगा कि एक कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आपको जितने भी एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इंपॉर्टेंस आएगा, मीनिंग आएगा, कॉन्सेप्ट आ गया या फिर उसके एम्स आ गए, तो वो डिफरेंसेस आ गए या जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर होती जाएंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्कूल प्लानिंग है क्या। हेलो, संस्थागत नियोजन उन कार्यक्रमों का ब्यौरा है जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल पूरे वर्ष भर करता है। उसकी योजना या प्लानिंग या प्रिपरेशन करता है या प्रारूप तैयार करता है और संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित तैयारी करता है। समय से पहले जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है या उसकी तैयारी करता है उसको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट, उसको क्या कहते हैं, संस्थागत नियोजन या स्कूल प्लानिंग कहते हैं। स्कूल प्लानिंग के उद्देश्य क्या है? संस्थागत नियोजन जो है वो योजना शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने का साधन है। संस्थागत योजना के निर्माण में मानवीय और भौतिक संसाधनों यानी कि फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस के द्वारा उन संसाधनों का समुचित ज्ञान आवश्यक है। सभी उपलब्ध साधनों जो संस्था में उपलब्ध हैं या समुदाय में उपलब्ध हैं उनका अधिकतम सीमा तक उपयोग या इस्तेमाल करना, ये भी संस्थागत योजना के अंतर्गत आता है। यह योजना दीर्घकालीन हो सकती है या अल्पकालीन, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है या संस्था में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब आता है संस्थागत योजना के उद्देश्य क्या है। संस्थागत योजना प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के उत्तम परिणामों की उपलब्धि है। जो प्रकृति ने हमें दिया है या इस समाज में जो हमारे पास उपलब्ध हैं संसाधन, उनका बेहतर इस्तेमाल या उनको इंस्टीट्यूट में उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका इस्तेमाल करना जिससे उनके रिजल्ट्स बेहतर आ सके, इसका उपलब्धि है। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। इंस्टीट्यूट क्या होता है, आप उसमें शिक्षक क्या करते हैं, अपने शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को उचित आधार प्रदान करते हैं, अच्छा वातावरण या एटमॉस्फेयर देते हैं, बच्चों के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं और इसको एक प्लानिंग के तहत या योजना के तहत उसका क्रियान्वयन करते हैं जिससे राष्ट्र की भी योजनाएं बेहतर होंगी। क्योंकि जितने भी देश के भावी कर्णधार या नागरिक बनते हैं या अच्छे पद पे जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं या मतलब सिविल सर्विसेज में जाके या जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उन सब की नींव कहाँ होती है, विद्यालयों में, इंस्टीट्यूट में। तो इसके लिए भी संस्थागत योजना या इंस्टीट्यूट प्लानिंग इसका भी प्रारूप तैयार करता है। फिर आता है प्रजातांत्रिक स्वरूप में योजनाओं का विकास करना। प्रजातांत्रिक स्वरूप में क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रूप से उनका क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि संस्था क्या है, संस्था के जो भी समस्याएं हों उनका निराकरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
मतलब उसमें कोई बाउंड्रेशन नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर सकें और उनको प्लानिंग को बेहतर परिणाम दे सकें। संस्था का बहुमुखी विकास तथा प्रगति करना। किसी भी संस्था की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं और उनका समाधान करने के लिए ये सारे इंस्टीट्यूट एक साथ जुड़ नहीं सकते, सब इंस्टीट्यूट की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कंपटीशन लेवल पे बेहतर बनाने के लिए उनको बेहतर उनसे आगे बढ़ने के लिए, उनका विकास करने के लिए मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट प्लानिंग बहुत आवश्यक है। शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास तथा उत्तम वातावरण को विकसित करना या उनका निर्माण करना। अगर हेल्दी रिलेशनशिप होंगे दोनों में, या टीचर्स में भी और स्टूडेंट्स में भी, तो क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके विपरीत अगर नकारात्मक मतलब स्ट्रिक्ट होंगे टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ में, तो नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो एटमॉस्फेयर हेल्दी नहीं रह सकता। हमेशा हेल्दी एटमॉस्फेयर रखने के लिए टीचर्स को बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिविटी सीखना चाहते हैं या कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अर्जन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसके लिए संस्थागत योजना बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक छात्र अलग अलग बुद्धि और क्षमता को लिए हुए है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी विलक्षण क्षमताएं होती हैं। शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि उनको निखारना या उनको आगे लाना या उनको बेहतर प्रखर बनाना। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो छात्रों के साथ मित्रवत या पिता तुल्य या ऐसा व्यवहार करे कि उनको बिल्कुल एटमॉस्फेयर हेल्दी लगे और अच्छा वातावरण रहे। नेक्स्ट आता है विचार व कार्यों की स्वतंत्रता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग विकसित करना। कोई भी विचार व्यक्त करने के लिए फ्रीडम होना चाहिए। मीटिंग्स बुलाना है या उनको जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट के प्लानिंग को बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो टाइम टू टाइम टीचर्स की मीटिंग करें और उनके व्यूज़ लें। उनके व्यूज़ लेने के साथ साथ कोऑपरेट करें और उनको ये बताएं कि आपको इंस्टीट्यूट के लिए बेहतर क्या है या हमारा इंस्टीट्यूट कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, इसमें छात्रों का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए मतलब लगातार वो प्रयास करें और एक दूसरे से कोऑपरेट करके उनके व्यूज़ लें, उनका व्यक्तिगत उनका विचार व्यक्त करवाएं। इनके लिए मीटिंग्स तैयार करें। ये सारे उद्देश्य जो हैं वो संस्थागत योजना के अंतर्गत आते हैं, जिससे इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस निश्चित होता है। इसमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, निगेटिविटी को हटाते रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्लानिंग जो है वो लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने से पूर्व की तैयारी है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। और इंस्टीट्यूट क्या है, अगर प्रारूप या तैयारी पहले नहीं करता या बिफोर टाइम नहीं करता, तो सडन कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी है तो उसको लिए उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसका बजट भी ओवर हो जाता है, शक्ति, श्रम और व्यय ज़्यादा खर्च होता है। अब हम आते हैं कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसका महत्व क्या है। संस्थागत नियोजन में संस्था को लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसकी अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं के लिए उनको उनकी बेसिक नीड्स को जानना या उनके अध्यापन के कार्यक्रम या उनकी शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम के बारे में समझाना आदि के क्षेत्र में बताने के लिए संस्थागत नियोजन का प्लानिंग पहले से करते हैं या प्रारूप तैयार करते हैं तो उसमें हेल्प मिलती है या सहायता मिलती है। फिर आता है इसमें संस्कृति, तकनीकी, व्यावसायिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों का उच्चतम नियोजन किया जाता है, जिससे देश का विकास होता है। इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट या स्कूल्स या जो भी है वो अपनी प्लानिंग इस तरह से तैयार करते हैं जिससे उनमें उनकी संस्कृति या टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिलता है और उसके बाद उनका व्यावसायिक विकास भी होता है, जिससे देश की आर्थिक उन्नति होती है और सामाजिक क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। तो ये संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आता है। फिर है
संस्था के कार्यों में सुधार और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जब किसी भी कार्य को हम समय से पहले उसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं और ये पहले से पता लगा लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ह्यूमन या फिर फिजिकल, जो भी भौतिक या मानवीय क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान हम समय से पहले करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में या क्वालिटी अपने आप मेंटेन हो जाती है या वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने समस्याएं पहले निकाल ली और उनका समाधान कर लिया। अगर हमने तुरंत कोई चीज़ अप्लाई की और उनकी समस्याएं प्रॉब्लम आ गई और सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो उस गुणवत्ता में वृद्धि और क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। तो इसके लिए नियोजन या प्लानिंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये भी उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आता है उपलब्ध साधनों का उत्तम और अधिकतम सदुपयोग। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, जो साधन हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, हमारी लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रम या सहभागी क्रियाएं जितनी भी हैं, उनका अधिकतम उपयोग करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके उससे हमारे शिक्षार्थी लाभान्वित हो सकें, शिक्षक उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो इन सब चीज़ों को पहले से ही बताना कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये है और ये चीज़ जो कि प्रॉब्लम है, अपने प्रिंसिपल से डिस्कस करना, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होते हैं या हमारे प्रधानाचार्य मुखिया हैं संस्था के, इंस्टीट्यूट के मेन, तो उनके साथ में बैठकर डिस्कस करना कि हम इन चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का कैसे उपयोग कर सकें कि हमारी, और आजकल क्या है, इनोवेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि या रिजल्ट्स को ज़्यादा लेके आना है, बेनिफिट्स, जैसे कि आजकल हो रहा है। आज के समय में मैं बात करना चाहूँगी, समय की मांग के अनुसार लॉकडाउन हो रहा है। कोविड-19 के तहत हम सभी इस समस्याओं का इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको सडन करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का प्रारूप तैयार किया। तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो है कि हम अपना आपको बैठे बैठे ये वीडियो बना करके दे रहे हैं कि बच्चे लाभान्वित हो सकें, हमारे छात्र जो घर में बैठे हुए हैं और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे या अपना संदेश नहीं दे पा रहे और हम भी विचलित हैं, बच्चे भी हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो यूनिवर्सिटी ने ये टाइम टू टाइम अपडेट करती जा रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा कि हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट करने से हमारा जो है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं पर अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे से मिलने के से हमारा क्या हो रहा है, साधनों का अधिकतम सदुपयोग हो रहा है। और अधिकतम सदुपयोग होने से क्या हो रहा है, हम घर बैठे आपको अपनी बातें समझा सकते हैं और आप सुन सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपने एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका समय भी बचा और आपका ईयर भी बचा और आपके परिणाम भी बेहतर साबित हुए और आपका रिजल्ट भी बढ़िया है। यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। अब आती है संस्थागत नियोजन की विशेषता। संस्थागत नियोजन की विशेषताओं में होता है आवश्यकताओं पर आधारित। हमारी जो भी आवश्यकताएं इंस्टीट्यूट की हैं, जिसमें विद्यालय संगठन या हमारा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसका सिलेबस आता है, उसका कैरिकुलम आता है, उसमें टीचिंग लर्निंग मेथड या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब चीज़ों का अधिकतम उपयोग करना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराना या उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये विद्यालय इंस्टीट्यूट प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर होता है सेकंड पॉइंट, हमारा आता है विशिष्टता। प्रत्येक संस्था स्वयं में एक इकाई है और उस इकाई की अपनी एक विशिष्टता होती है, साथ ही इसकी अपनी एक समस्याएं भी होती हैं या प्रॉब्लम भी होती है। हमारे पास अपनी एक विशेषता है लेकिन समस्याओं पर भी आधारित है और उनके विकास की अपनी एक गति होती है। उसमें उपलब्ध विशिष्ट संसाधन होते हैं। अतः संस्थागत योजना विशेष की योजना
होती है और वह योजना सभी संस्थाओं में अपनाई नहीं जा सकती या सभी इंस्टीट्यूट में प्लान नहीं की जा सकती। हर इंस्टीट्यूट की अपनी प्रॉब्लम और उसका सलूशन। सभी इंस्टीट्यूट को हम ये नहीं कह सकते कि सारे इंस्टीट्यूट की एक ही प्रॉब्लम हो सकती है या सभी संस्था की, सभी स्कूल्स की एक ही प्रॉब्लम है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके निराकरण का भी अपना एक तरीका है। तो ये विशिष्टता पर आधारित है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत। संस्थागत योजना व्यय उन्मुक्त है नहीं होती, वरन संस्था में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित होती है। ये एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती है। योजना को निर्मित करते समय हमें उन तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने और कैसे संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। इंस्टीट्यूट में कैसे और कितने संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके जिससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और हमारा समय, शक्ति, श्रम और धन कम व्यय हो। तो इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सके, संस्थागत योजना की सामर्थ्य और शक्ति पर आधारित होता है। तो ये अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है हमारा मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देना। संस्थागत नियोजन में ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, मैंने बताया, भौतिक और मानवीय संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए या दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय मूल्य, मनुष्य संवेदनाओं से बना है। हम महसूस करते हैं हमारा दुख, तकलीफ, दर्द, और हम उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष भाव, इन सब चीज़ों के लिए हमारी कार्यकुशलता और अनुभव और सूझबूझ को बढ़ाने का कार्य क्या करता है? इंस्टीट्यूट प्लानिंग, संस्थागत नियोजन। योजनाओं से प्रारूप तैयार किया जाता है। भौतिक संसाधनों को हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं हों या हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें अपनी सूझबूझ के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा, यह उद्देश्यपूर्ण होता है। ये गोल ओरिएंटेड है। कोई भी एम या उद्देश्य के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो संस्थागत नियोजन उद्देश्यपरक होता है। बिना किसी उद्देश्य के हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती। नियोजन का साध्य शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है ताकि उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सके या क्वालिटी मेंटेन हो सके। इन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशनल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही संस्थागत योजना या इंस्टीट्यूट प्लानिंग का प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा सहकारी, कोऑपरेटिव। संस्थागत योजना अपनी प्रकृति में सहकारी होती है। इसमें स्तरों से संबंधित व्यक्ति, साधनों या एजेंसीज की सहभागिता होती है। कई एजेंसीज को मिलाकर इसमें सभी प्रकार की भूमिकाएं सम्मिलित की जाती हैं। टाइम टू टाइम हम मीटिंग्स लेकर के, उनका कोऑपरेट लेकर के, क्योंकि हमारे जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं या भौतिक संसाधन हैं उनको कलेक्शन करना या जितना भी हमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा बनाना या कुछ करना है, तो इसमें बिना कोऑपरेट के काम नहीं चलता। इंस्टीट्यूट, क्योंकि विद्यालय क्या है, एक सामाजिक संस्था है और समाज में रह के हम इसका प्रारूप ऐसा तैयार करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा या जो भी, ये राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के या उन्नति का प्राप्ति करने का एक साधन है। तो इनके लिए कोऑपरेट होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय तथा शैक्षिक नीतियों के प्रतिनिधित्व या प्रतिबंधित करना, नीतियों को प्रतिबंधित करना।
संस्थागत नियोजन के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एवं राज्यों की शैक्षिक नीतियों को प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि संस्थाएं राष्ट्रीय तथा शैक्षिक नीतियों, इनके लक्ष्यों को पूरा करने की क्या है, एक इकाई है या एक माध्यम कह सकते हैं इसको, एक माध्यम। फिर आता है नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी। इंस्टीट्यूट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय, परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना चाहिए, प्रारूप बदलते रहना चाहिए। पहले का प्रारूप था कि हमें पठन पाठन की क्रियाओं में कड़े अनुशासन का प्रयोग करना पड़ता था, अनुशासन में रहकर विद्यार्थी करते थे। वैदिक काल में जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो चाहे वो राजा महाराजाओं के बच्चे हों या क्षत्रियों के हों, उन्हें कठिन जीवन यापन कर करके, संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। धीरे धीरे समय में परिवर्तन आए, बौद्ध काल में थोड़ा चेंजेस आए, धीरे धीरे मुगल काल में शिक्षा ग्रहण करनी बहुत कठिन थी, कुछ लोग ही शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे, बाकी मुगल काल में प्रॉब्लम आते आते आधुनिक काल में इसका प्रारूप बदला। ब्रिटिश से लेकर के उसके बाद जो है नवीन शिक्षा पद्धति या आधुनिक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंजेस होते चले गए। ये चेंजेस ही गुणवत्ता को प्राप्त करने का माध्यम बन गए। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी। आज क्या है, आज हमने पता है कि कोविड-19 में बैठे बैठे हम और आप ऑनलाइन क्लासेस से लाभान्वित हो रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल ही तो है। तो ये लचीलापन होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर समाज के सहयोग पर आधारित, समुदाय के सहयोग पर आधारित या समाज के, कम्युनिटी या समाज, विद्यालय सामाजिक संस्था है और कम्युनिटी का सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है कि हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकें या उसका प्रारूप तैयार कर सकें। संस्था तभी सफल होती है जब संस्था और समुदाय दोनों के मध्य स्वस्थ संबंध हो, संस्था के भी मध्य और समुदाय के भी मध्य, इंस्टीट्यूट के भी साथ और कम्युनिटी के साथ उनके संबंध मजबूत होंगे। ये सहयोग पर आधारित है, क्योंकि कोई भी संस्था, सामाजिक संस्था, विद्यालय है, वो सहयोग पर ही आधारित है। फिर एक और पॉइंट आता है हमारा लोकतांत्रिक गठन, डेमोक्रेटिक सेटअप। संस्थागत योजना लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक या प्रतिनिधित्व या सहभागिता या सहकारिता या पारस्परिक आदान प्रदान पर आधारित होती है। इसमें सामूहिक निर्णय लेने पे बल दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति के निर्णय इसमें से ये लाभान्वित नहीं होती, सभी की सहभागिता या कॉपरेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या विद्यालय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता। तो संस्थागत नियोजन के सुधार और विकास दोनों पर बल दिए जाने पर लोकतांत्रिक गठन बहुत आवश्यक है या इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। अब हम आते हैं संस्थागत नियोजन के पद या सोपान। संस्थागत नियोजन की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं तैयार की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक संस्था की अपनी एक विशिष्टता होती है या विशिष्ट व्यक्ति होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। तो समय से पहले ये बता देना कि हम यही करेंगे, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हमारे साथ आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट सकती हैं, या जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना कि जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं उनका हम कैसे समाधान उन समस्याओं का करेंगे। इसके लिए हमें कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग बनाते समय हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मकता पर ज़्यादा, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इन स्टेप्स पे ध्यान देना
कि संस्था विशेष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना कि संस्था की हिस्ट्री क्या है या उनके जो है पास्ट की पृष्ठभूमि के बारे में जानना या अवलोकन करना। फिर आता है संस्था विशेष के दर्शन का अवलोकन। फिलॉसफी के अंतर्गत ये आता है अध्यात्म का अध्ययन करना कि संस्था जो है वो छात्रों को किस प्रकार के अध्ययन से परिचित करा रही है, इन चीज़ों का भी अध्ययन करना। फिर संस्था की समस्याओं का निवारण करना या उसका ज्ञान होने होगा तभी उस समस्याओं का निवारण होगा, तो उसकी भी नॉलेज होना, ये स्टेप्स के अंतर्गत हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आएंगी तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। फिर संस्था की आवश्यकताओं का ज्ञान करके उनका मूल्यांकन या एवल्यूशन करना कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक कैरिकुलम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग लर्निंग मेथड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट टाइम में इक्विपमेंट्स हैं लाइब्रेरीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, या जो भी चीज़ें हैं, या खेल के मैदान को कह सकते हैं हम प्लेग्राउंड में, या बच्चों की टाइम टेबल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन बहुत सारी समस्याएं विद्यालय में उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हमें उनका मूल्यांकन करना या उनको उपलब्ध उन समस्याओं को समाधान करना। फिर आता है संस्था के संसाधनों का सर्वेक्षण व अनुमान लगाना। समय समय पर, टाइम टू टाइम हमें उनका सर्वेक्षण करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी जानकारी रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए हमारे पास उपलब्ध भौतिक संसाधन कितने हैं, उनसे हमारे छात्र लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं, उन समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ता है। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा सेटअप कितना है और इससे हमारे कितने विद्यार्थी इतने समय पे लाभान्वित हो सकते हैं। ये भी समस्याएं हमारी, इनका समाधान करना भी आवश्यक है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है संस्था की विकास योजना का निर्माण करना। हमारा उद्देश्य, संस्था इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट प्रोग्रेस करे। प्रोग्रेस करने के साथ जब इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस तभी होगा जब छात्र प्रोग्रेस करेंगे, और छात्र प्रोग्रेस तभी करेंगे जब शिक्षक उनको सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो इन योजनाओं का भी या प्रारूप या निर्माण या प्लानिंग बनाना बहुत आवश्यक होता है। ये तो थी हमारे स्टेप्स या इंस्टीट्यूट प्लानिंग के स्टेप्स थे, जिनको फॉलो करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी कहाँ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण या समाधान हम किस प्रकार से करेंगे। उसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग या प्रारूप तैयार या योजना तैयार करते समय हमें बेसिक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्यों को प्राप्त तभी किया जा सकता है, योजनाएं तभी लाभान्वित हो सकती हैं जब उसका प्रारूप तैयार करते समय उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकें, या उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए या उनकी समस्याएं पहले से हम निर्धारित कर लें कि हमारी ये प्रॉब्लम आ जाएंगी और उनका निराकरण हम कैसे करेंगे। तो समस्या का स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है उद्देश्यों का निर्धारण या लक्ष्यों का निर्धारण करना, पहले से ही एम्स बना करके रखना, विधियों का निर्धारण करना, शैक्षिक सहायता सामग्री का निर्धारण तथा उसकी प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करना। जितनी भी हमारी टीचिंग लर्निंग मेथड में जो भी हमारी शैक्षिक सामग्री बन रही है उनका भी समाधान करना। फिर समयावधि का भी निर्धारण करना, कौन सी समयावधि में हम कितना काम कर सकते हैं, इनका भी निर्धारण करना, और योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। योजनाएं हमारी बनेंगी और उनका एवोल्यूशन निकालेंगे, हम प्रारूप पहले तैयार करेंगे और उसका फिर मूल्यांकन करेंगे। ये तो था हमारी संस्थागत योजना में ध्यान रखने योग्य बातें। उन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे या समस्याओं को ध्यान में रखेंगे और उनका समाधान करते चलेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा इंस्टीट्यूट बेहतर उन्नति करेगा या प्रोग्रेस करता रहेगा। छात्र भी लाभान्वित होंगे और शिक्षक भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। शिक्षक का उद्देश्य यही है कि उनके छात्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और तभी वो शिक्षक जो है
अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। संस्थागत नियोजन में प्रधानाचार्य की भूमिका सबसे अहम होती है। प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल हमारा मुखिया होता है इंस्टीट्यूट का। यह वह कड़ी है जो नियोजन एवं क्रियान्वयन के संचालन में के विभिन्न कड़ियों को जोड़ने का कार्य करती है। शिक्षकों में, छात्रों में, या हमारे प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनमें, या प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनको जोड़ने का प्रयास हमारे प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल ही करते हैं। उनके माध्यम से हम संस्था की सभी योजनाओं को सफल बना सकते हैं। आस्था और विश्वास उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हमारा प्रधानाचार्य ही होता है। संस्थागत योजना की सफलता का भूमिका प्रधानाचार्य पर ही निर्भर करती है। यदि वह प्रत्येक चरण में एक सखा, मार्गदर्शक या दार्शनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट बेहतर होता है या प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, और हमारा विकास या देश का विकास, राष्ट्र का विकास संभव होता है। तो ये तो था हमारा इंस्टीट्यूट प्लानिंग या मैनेजमेंट के तहत हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यही। अब इसके अंतर्गत हमारे 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम अगर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में कवर करते चलेंगे तो हमारे कई क्वेश्चन उसमें बन जाएंगे और कोई भी हमारा टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल प्लानिंग या मैनेजमेंट? शिक्षा संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं, और इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट लिखिए। फिर आता है कि इसके इम्पोर्टेंस या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या इसके स्टेप्स क्या हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तो 4-5 क्वेश्चन हमारे इसमें बन जाते हैं और इसमें हमारे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को हमारे देखिए एंड नेक्स्ट वीडियो में या मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट टॉपिक। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, गुड बाय चिल्ड्रंस।